जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में गुजरात पार्ट 2 70% मंत्रियों को क्यों हटा रहे शाह और इनकी क्यों खुल रही किस्मत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 2027 के चुनाव से पहले इतने बड़े स्तर पर फेरबदल होने जा रहा है जिस कारण योगी आदित्यनाथ परेशान है? क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में कौन मंत्री रहेगा, किसकी कुर्सी जाएगी और किन नए लोगों को मंत्री पद देने का जो फॉर्मूला तैयार किया है उस पर योगी सहमत नहीं है? आखिर गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश में ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में बड़े स्तर पर फेरबदल के आसार है। माना जा रहा है कि पिछले साल गुजरात में जिस तरीके से कैबिनेट में बदलाव हुए, लगभग सारे चेहरे बदल दिए गए थे मुख्यमंत्री को छोड़कर, कुछ ऐसा ही यूपी में हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि 70% से अधिक मंत्री बदले जा सकते हैं और इन बदलावों का असर उन पर हो सकता है जो साल 2017 और फिर साल 2022 की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते 8-9 वर्षों में जो मंत्री हैं उनमें से कुछ ही चेहरों को छोड़कर बाकियों पर फिर बदल की गाज गिर सकती है। सूत्रों के मुताबिक भले ही भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष का जिम्मा कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को दी है, उसके बाद भी नए विस्तार में कुर्मियों का बोलबाला रह सकता है। कुर्मी समाज से 2 से 3 नेताओं की एंट्री कैबिनेट में होनी तय है। दोस्तों, मेरे सूत्र बताते हैं कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक आकाश सक्सेना, अलीगढ़ से कुंवर जयवीर को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पंकज सिंह, साध्वी निरंजना ज्योति, भूपेंद्र सिंह चौधरी, पूजा पाल, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, राम रतन कुशवाहा और पद्मसेन चौधरी, अशोक कटारिया के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा दावा यह किया जा रहा है कि योगी सरकार में पहले मंत्री रह चुके महेंद्र सिंह की दोबारा कैबिनेट मंत्री के तौर पर एंट्री हो सकती है। दोस्तों, बीते वर्ष बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद कैबिनेट में फेरबदल के आसार जताए जा रहे हैं। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें संगठन के सरकार तक के किन किन को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है उन पर चर्चाएं हो चुकी हैं और इसी चर्चा के बाद पहले पंकज चौधरी दिल्ली आए, हाईकमान से मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी नेतृत्व से चर्चा की। माना जा रहा है कि हाईकमान से चर्चा के बाद यूपी में किसको संगठन से सरकार में लाया जाए और किन्हें सरकार से वापस संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जाए, इसका फैसला हो जाएगा। मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन कैबिनेट फेरबदल की संभावना है। तो दोस्तों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर की सर्जरी पदों को लेकर के, मंत्रालयों को लेकर के होनी जा रही है, यानी कि बहुत सारे लोग जो अभी तक बैठे हुए हैं अपनी अपनी कुर्सियों पर लंबे वर्षों से, उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता और दूसरी तरफ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी संगठनात्मक रणनीति को और मजबूत करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब प्रदेश संगठन में भी बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हुई और इससे संकेत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे चेहरों को आगे लाने की तैयारी में है जिनकी छवि बेदाग है और जिन पर किसी तरह का विवाद नहीं। मेरे सूत्र बताते हैं कि बीजेपी नेतृत्व ये नहीं चाहता कि चुनावी माहौल में ऐसे नेता फ्रंट लाइन में दिखाई दें जिनको लेकर आम जनता के बीच नकारात्मक धारणा बनी है। इसी वजह से संगठन में उन पदाधिकारियों और चेहरों को बदलने की कवायद तेज हो गई जो हाल के वर्षों में किसी न किसी विवाद से जुड़े रहे या जिनकी सार्वजनिक छवि पार्टी के लिए नुकसानदेह मानी जा रही है। दोस्तों, देवभूमि में बीते 9 वर्षों से सत्ता में काबिज बीजेपी लगातार तीसरी जीत की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ चेहरे और संदेश दोनों को संतुलित रखने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि साफ सुथरी छवि, लोकप्रियता वाले चेहरे चुनावी मैदान में बेहतर माहौल बना सकते हैं। दोस्तों, हाल में ही सभी 7 मोर्चों के अध्यक्षों और उनकी टीमों की घोषणा कर
भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संगठन किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं चाहता। मोर्चों को सक्रिय करने के साथ साथ अब संगठन के भीतर भी नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है और इस संभावित फेरबदल में युवाओं को विशेष तवज्जो मिलने की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व पहले ही युवाओं और दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे बढ़ाने के संकेत दे चुके हैं। प्रदेश संगठन भी इसी राह पर चलते हुए ऐसे नेताओं को मौका देना चाहता है जो भविष्य में पार्टी की लंबी पारी खेल सके। भारतीय जनता पार्टी का फोकस केवल मौजूदा चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी आने वाले वर्षों के लिए नेतृत्व की एक मजबूत लाइन तैयार करने की दिशा में भी काम कर रही है। युवाओं और नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ साथ संगठन अपनी छवि को और मजबूत बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, कुल मिलाजुलाकर भारतीय जनता पार्टी संगठन में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव करेगी, जिनका असर सीधे तौर पर चुनावी रणनीति और मैदान में उतरने वाले चेहरों पर पड़ेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, इन दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी एड़ी से चोटी का जोर लगा करके जिस अंदाज में अपनी रणनीति को जमीन पर उतार रही है, उसका फायदा यकीनी तौर पर उसे लगता है कि मिलेगा, क्योंकि बीजेपी इस रणनीति को पहली बार नहीं, आमतौर पे दोस्तों आपको याद होगा कि उत्तराखंड में 5 साल पहले किस तौर पर एक के बाद एक मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदला गया। चुनाव से पहले कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा करके उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को लाया गया, और फिर चुनाव से पहले उनको हटा करके पुष्कर सिंह धामी को लाया गया। और इसके साथ में गुजरात में आपने देखा था कैसे सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी। आपने हरियाणा के अंदर देखा कि किस तरीके से चुनाव से ठीक पहले कैसे मुख्यमंत्री को ही बदल दिया गया था। तो दोस्तों, ये एक तरीके की रणनीति जो जमीन पर हो रही इस वक्त जो स्थितियां हैं, जो जमीन पर जो भी हलचल है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने इंटरनल सर्वे के हिसाब से जो कदम उठाती है, जिससे पार्टी को चुनावी बेला पर ऐसी कामयाबी हासिल हो जिसकी वो उम्मीद करती है। और भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों, अगर केंद्रीय नेतृत्व किसी मुख्यमंत्री को हटाए, कैबिनेट मंत्री को हटाए, कोई छू नहीं कर सकता है। दूसरी पार्टियों में आप देखते होंगे किसी की कुर्सी जाने का खतरा होता है तो लॉबिंग करने लगता है, दूसरी पार्टियों से मिल जाता है, मगर भारतीय जनता पार्टी में ये स्थितियां नहीं हैं। और उसका एक ही कारण है, क्योंकि मोदी और शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कामयाबी के शिखर पर आगे बढ़ रही है, भले ही आप कहें कि चुनाव आयोग के मिली भगत के जरिए उसको कामयाबी मिल रही है, तो जब कामयाबियां मिलती हैं तो पूरा का पूरा वर्चस्व पार्टी पर हो, सरकार पर हो, केंद्रीय नेतृत्व रखता है। और चूंकि सेकंड लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की मोदी और शाह की बीजेपी ने तैयार ही नहीं की है, उसने जो सेकंड लीडरशिप तैयार की है वो बीच के लीडरशिप को हटा करके थर्ड रो में जो लोग खड़े हैं उनको ला करके अपना लॉयल बना करके रखा है। आप देख लीजिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या गुजरात के मुख्यमंत्री हो, यानी कि दोस्तों योगी आदित्यनाथ को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ऐसे ही लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपता है और ऐसे ही लोगों को बड़े पदों पर आसीन करता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उत्तर प्रदेश में इंतजार कीजिए किन किन नए लोगों की एंट्री हो रही है। माना यह जा रहा है खरमास के कुछ ही दिन के बाद यह फैसला हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में दोस्तों खरमास के खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में या कुछ दूसरे राज्यों में कभी भी बड़ा फैसला ले सकती है। माना यह जा रहा है कि इसमें योगी आदित्यनाथ के साथ में बातचीत तो हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपना मंत्रिमंडल चाहते थे वैसा नहीं दिया गया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ की कुछ मांगें पूरी हुई और कुछ मांगों को खारिज कर दिया केंद्रीय नेतृत्व ने। तो इन तमाम चीजों के बीच में उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी जमीन पर जो एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी की उस तीव्रता को खत्म करना चाहती है, ताकि आम लोगों के सामने उन लोगों का चेहरा ना पड़े जिससे आम लोगों को नाराजगी हो और पार्टी के वोट पर असर पड़े। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।